बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व करना है, BA-BSc ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ये पेपर ए है। पेपर की कंपोजिशन इस तरह है कि 2 सेक्शन हैं और दोनों सेक्शंस में 5-5 क्वेश्चन हैं। आपने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेक्शन 1 में से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो फिर आपने सेक्शन 2 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपने सेक्शन 1 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो फिर आपने सेक्शन 2 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि आपने हर सेक्शन में से कम 2 सवाल जो है वो लाजमी सॉल्व करना है। अब पेपर में चूँकि टोटल 10 क्वेश्चन है, हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। डेफिनेटली वीडियो लेक्चर जो है ये काफ़ी लंबा होगा, तो आप लोग अपना टेम्परामेंट बेटा लूज़ ना कीजिएगा। इंशाल्लाह इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू, क्योंकि सारा पेपर जो है हम सॉल्व करेंगे और तमाम क्वेश्चंस के ऊपर जो है हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट है, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका बी पार्ट है, शो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। तो जो पहला हिस्सा है उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। स्टैटिस्टिक्स जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्टिव स्टडी ऑफ मेथड्स used in collection, classification, presentation, analysis and interpretation of numerical data in any field of study is called statistics. It is a Latin word. Science of facts and figure is also called statistics. अब इसमें हमने स्टैटिस्टिक्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बयान करनी है। तो पहली करेक्टरिस्टिक है, स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू present the facts numerically. Statistics used to study the comparison of data. Statistics used to study the relationship among different facts. Statistics used to draw inferences about population by using limited information. Statistics only deals with numerical facts. Statistical laws are only valid with assumptions. Sufficient care is needed to get the accurate results. Statistics is used to test the laws of other social sciences. बी पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि जो हम डेविएशन बनाते हैं मीन से, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो हम मीन से लेते हैं, ये मिनिमम आती है एज कंपेयर टू आर्बिट्ररी मीन। यानी ये ए जो है ये कोई फर्जी मीन है। तो इससे अगर हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन बनाएंगे तो ये ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन बाय यूजिंग मीन। ये वाली वैल्यू जो है इससे बड़ी हमने प्रूव करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ही यूज़ करते हैं। इसमें मैंने एक्स बार जो है वो प्लस माइनस कर लिया है। अब मैंने इसके पेयर बनाए हैं, इस स्क्वायर को हम एक्सपेंड करते हैं, इसका स्क्वायर लिया फिर इसका स्क्वायर और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये बाहर से जब आप समेशन बेटा अंदर अप्लाई करेंगे तो ये बात आपने ज़हन रखनी है कि समेशन सिर्फ वेरिएबल पे लगेगा। ये जो एक्स बार और ए है ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इन पे समेशन अप्लाई नहीं होगा। तो ये समेशन यहाँ पर अप्लाई हो गया, ये समेशन जब यहाँ पर लगेगा तो ये एन में कन्वर्ट हो जाएगा। समेशन जो है इस पे अप्लाई होगा एक्स माइनस एक्स बार। अब ये तीसरे चैप्टर में आपने प्रॉपर्टी की हुई है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ बाय मीन इज ज़ीरो, कि आप एक्स में से अगर हम एक्स का बार निकाल दें तो इस कॉलम को सम अप करें तो ये आंसर ज़ीरो होता है। अब ये वाली वैल्यू जब ज़ीरो है तो बाकी आपके पास ये रह देगा स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपने देखना है कि अगर एक्स बार और ए बराबर हों, यानी पहली सिचुएशन है कि अगर एक्स बार और ए बराबर हैं तो फिर डेफिनेटली ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो दोनों का न्यूमेरिकल आंसर बराबर है। लेकिन हमने ऊपर एज्यूम किया हुआ है कि एक्स बार ओरिजिनल मीन है और ए जो है वो आर्बिट्ररी मीन है।
तो इस वजह से ये फिर दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो फिर डेफिनेटली इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल आंसर बनेगा, वो आंसर जो है इसमें प्लस होगा और फिर ये वाली वैल्यू जनरेट होगी। इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू जो है फिर इससे बड़ी है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। नेक्स्ट है सी पार्ट। अब सी पार्ट में कहता है कि मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा ऑन मंथली सैलरीज इन 100 रुपीज़ ऑफ 40 फैक्ट्री वर्कर्स टेकिंग सुटेबल क्लास इंटरवल्स। अभी आपको 40 सैलरी वर्कर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिज़ाइन करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के जो स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। इस डाटे में से हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहले निकाली। मैक्सिमम वैल्यू 288 है, मिनिमम वैल्यू 202 है। अब हमने पहला स्टेप है रेंज निकालना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 86 आ गया। नंबर ऑफ़ क्लासेस, कितनी क्लासेस हम बनाएंगे, इसके लिए हम ये जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं। एन आपके पास है टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, तो इनकी तादाद है 40, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्स की टोटल तादाद 40 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 6 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ये 6.32 जो इसे अप्रॉक्सीमेटली हम 6 से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस से क्लास इंटरवल जनरेट करना है। तो क्लास इंटरवल का जो हमारा फार्मूला है रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस, इसको सॉल्व करना तो ये 15 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हम बनाते हैं सैलरीज क्लासेस। तो 200 से 214 और 215 से 229, 230 से 244, यहाँ पर मैंने 15 का क्लास इंटरवल यूज़ किया है। अब मैं नोट करता हूँ कि कितने वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी इस कैटेगरी में आ रही है। तो ये जो हमें 40 लोगों की सैलरीज दी हैं, इनमें से हम उन वर्कर्स को काउंट करके लिख लेंगे। तो इस क्लास के अंदर 3 वर्कर्स हैं, इस क्लास के अंदर 5 हैं, इस क्लास के अंदर 8 वर्कर्स हैं, इस क्लास के अंदर 13 हैं, इस क्लास के अंदर 5 वर्कर्स हैं, इस क्लास के अंदर 6 वर्कर्स हैं। इनको सम अप करें तो ये आपके पास 40 आ रहा है। 40 के 40 वर्कर्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिज़ाइन कर ली। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है डिफाइन मीन डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। पहली डेफिनेशन है क्वार्टल डेविएशन की। तो क्वार्टल डेविएशन जो है मीन डेविएशन की पहली डेफिनेशन है। मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज average of absolute deviation from mean, median and mode. It is denoted by MD. Coefficient of mean deviation is the ratio between mean deviation and a respective average from which mean deviation is computed. अब mean deviation निकालने के लिए हम mean, median और mode यूज़ करते हैं। तो ये जो डेविएशन हमने ली है मीन, मीडियन, मॉड से, इसका सम करेंगे और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज़ में डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास है अनग्रुप डाटा का मीन डेविएशन है। ये नीचे यही फार्मूला इन फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा लिखा हुआ है। जब हम इसका रिलेटिव डिस्पर्शन निकालेंगे तो मीन डेविएशन को हमने जिस एवरेज से निकाला है उसी पे हम इसे तकसीम कर देंगे। अगर हमने मीन से निकाला है तो मीन डेविएशन को मीन पे डिवाइड करेंगे। अगर हमने मीन डेविएशन मीडियन से निकाला तो फिर इसे मीडियन पे डिवाइड करेंगे। अगर मीन डेविएशन हमने मॉड से निकाला तो फिर इसे हम मॉड पे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए जो मीन, मीडियन, मॉड है ये कभी भी 0 नहीं होंगे। अगर ये 0 हुए तो फिर डेफिनेटली ये वाली वैल्यू आपकी इन्फिनिटी में चली जाएगी। नेक्स्ट है क्वार्टल डेविएशन। अब क्वार्टल डेविएशन जो है इसे हम कह सकते हैं क्वार्टल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टल रेंज इज डिफाइंड एज half of the difference between third quartile and first quartile. It is denoted by QD or semi inter quartile range. ये हमारे पास क्वार्टल डेविएशन का फार्मूला है। इसका जो कोफिशिएंट है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर Q1 और Q3 जो है लोअर एंड अपर क्वार्टल्स हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. Standard deviation is the most common measure of dispersion. Least value of standard deviation indicate most of the observation
falling closely to the mean. Greater value of standard deviation indicates most of the observation falling widely from the mean. If standard deviation is 0, it means all values falling on the mean central point. अब इसकी जो वैल्यू छोटी होगी तो फिर डेफिनेटली जो स्कैटरनेस है वो मीन के इर्द गिर्द करीब होगा वैल्यूज़ का, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बड़ी आ रही है तो फिर जो वैल्यूज़ का स्कैटरनेस है अराउंड मीन वो वाइडली होगा, उसमें डिस्पर्शन का लेवल हाई होगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 0 आ जाती है इसका मतलब कि तमाम वैल्यू जो हैं वो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर ही फॉल कर रही हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला इन फॉर्म ऑफ अनग्रुप डाटा है और ये इन फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा है। बी पार्ट में हमने मालूम करना है मोमेंट रेशियोज बीटा 1 एंड बीटा 2, और फिर हमने कमेंट करना है डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री और नॉर्मेलिटी के बारे में। ये हमारे पास डाटा है। अब इस डाटा से सबसे पहले हमने मोमेंट्स मालूम करना है। तो ये जो एक्स का कॉलम है इसको एफ के कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये वाली वैल्यूज़ खुल देंगी, फिर एक्स की वैल्यूज़ को स्क्वायर लें और फिर एफ़ की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें। ये कॉलम आ गया। एक्स की वैल्यूज़ की पावर 3 करें, फिर एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम आ जाएगा। एक्स की वैल्यूज़ की पावर 4 करें और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम आपके पास आ जाएगी। इन चारों कॉलम्स को सम अप कर लें, ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। इनको आपने यूज़ करना है, तो इनसे फिर हमने निकालना है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के लिए जो M1 है, कैपिटल M1 समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये फार्मूला। कैपिटल M2 के लिए कैपिटल M3, कैपिटल M4, ये आपने जो कॉलम्स बनाए हुए हैं इनको सम अप करके इन फार्मूलाइज में रखें, ये हमारे पास आ जाएंगे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। अब ये जो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आए हैं इनको हमने यूज़ करना है और इनसे फिर हमने मोमेंट्स अबाउट मीन मालूम करना है। अब मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए हम ये 4 फार्मूलाइज यूज़ करेंगे। M1 जो है स्मॉल m1 ये मोमेंट अबाउट मीन है, कैपिटल M1 माइनस M1 ये 0 होगा। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन हमेशा 0 है। M2 सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, M2 कैपिटल M2 में से M1 का स्क्वायर माइनस कर दें, ये आंसर आ जाएगा। M3 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल M1, M2, M3 की कीमतें रखेंगे, ये आंसर आ गया और ये तकरीबन 0 ही है। बहुत लीस्ट वैल्यू इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0 कह सकते हैं। M4 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम कैपिटल M1, M2, M3, M4 की कीमतें जो हमने फाइंड आउट की हैं उनको रखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने निकालना बेटा मोमेंट रेशियोज़। अब मोमेंट रेशियोज़ के लिए जो बीटा 1 है जिसे हम मेजर ऑफ सिक्यूनेस कहते हैं, M3 का स्क्वायर ओवर M2 का क्यूब, इसको कीमतें रखने से सॉल्व करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 आ रहा है। 0 का मतलब है कि यहाँ पर जो सिमेट्री है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है। उसकी वजह ये है कि आपकी वैल्यू 0 आ गई। अगर ये आंसर आपका 0 से बड़ा होता तो फिर ये पॉजिटिव सिक्यूड होनी थी, और अगर M3 लार्जर फॉर्म में नेगेटिव होता तो फिर हमने इसे लिखना था नेगेटिव सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा 2 जिसे हम मेजर ऑफ कर्टोसिस कहते हैं, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं M4 ओवर M2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कीमतें रखें, ये आंसर हमारे पास आ गया और ये आंसर जो है ये 3 से छोटा है। अगर बीटा 2 का आंसर बेटा 3 से छोटा होता है तो फिर हम इसे कहते हैं प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर ये 3 से बड़ा होता फिर हमने इसे कहना था लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर ये 3 के बराबर होता फिर हमने इसे कहना था मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेटिकर्टिक की ये शेप है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट है डिफाइन इंडेक्स नंबर, डिस्कस द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। अब सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखनी है, फिर हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको बयान करना है। तो इंडेक्स नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर आर द नंबर विच यूज टू मेजर चेंजेस इन एनी phenomenon of life from time to time from place to place. Index number are also called economic barometer. Index number is a device that measuring changes in data from time to time from place to place. यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन जो है ये लिखी हुई हैं।
अब हम इनके स्टेप्स लिखेंगे, इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स बनाने के जो मेन स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कि जो आप होलसेल इंडेक्स बना रहे हैं उसके लिए आपने उन चीज़ों को नॉमिनेट करना है जिनके ऊपर आप एक इंडेक्स बनाएंगे। सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ द कमोडिटीज़ इन्वॉल्व, सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस, selection of base period for the calculation of price relative, selection of weight and selection of the average from mean, median and GM। इंडेक्स नंबर के अंदर ये 3 एवरेजेस जो हैं ये यूज़ होती हैं, इनमें से कौन सी आप यूज़ करेंगे वो आपने लिखनी है। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में है द फॉलोइंग टेबल गिव द एनुअल एवरेज प्राइस ऑफ 5 commodities फॉर द ईयर। Taking 2011 as the base period, calculate the simple average of relatives using geometric mean as an average। सबसे पहले आपने बेटा इसमें से प्राइस रिलेटिव निकालना है। प्राइस रिलेटिव्स के लिए हम ये जो वीट की सारी वैल्यूज़ हैं इनको 320 पे तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब दे देंगे। इसी तरह जो राइस की सारी वैल्यूज़ हैं इनको 116 पे तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। कॉटन की सारी वैल्यूज़ को 1300 पे तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। शुगर की तमाम वैल्यूज़ को 40 पे तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। इस तरह हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स बन जाएंगे। ये मैंने प्राइस रिलेटिव जो हैं ये सॉल्व किए हुए हैं। अब ये जो प्राइस रिलेटिव्स हमने निकाले हैं इन चारों वैल्यूज़ को आपने यूज़ करना है और ज्योमेट्रिक मीन बनाना है। अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए आप कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपने इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसकी पावर 1/4 लिखना है। तो ये आंसर आपके पास खुलते जाएंगे। इन चारों को ज़रब दें और फिर आंसर जो आएगा उसकी पावर 1/4 ले लें, तो ये GM का कॉलम हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। अब 4 क्वेश्चन में ए पार्ट है डिफाइन 2 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड यूज्ड इन मेजरिंग सेकुलर ट्रेंड। आपने टाइम सीरीज के जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनमें से 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो बयान करने हैं और फिर जो सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने वाले मेथड्स हैं उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम सेकुलर कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं। दीज मूवमेंट्स रेफर टू लॉन्ग टर्म वेरिएशन विच शोज एनी टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन ओवर अ लॉन्ग पीरियड अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 years। These movements smooth, steady and regular in nature. For example, increase in demand of more food due to population increase। अगर आबादी बढ़ती है तो खुराक की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। Decline in death rate due to advancement in science, death due to TB, cancer of lungs due to smoking। In secular components, forecasting about future can be easily made। दूसरा कंपोनेंट हमारा है इरेगुलर कंपोनेंट या इरेगुलर वेरिएशन। दीज मूवमेंट्स आर इरेगुलर एंड अनसिस्टमैटिक इन नेचर and happen as a result of abnormal events such as flood, earthquake, war। Prediction of irregular variation is not possible। Irregular variation are also called random variation, residual variation, erratic variation, etc। अब जो irregular variation है उसको अगर हम ग्राफिकली शो करें तो इस तरह का ग्राफ होगा। ये वाला इरेगुलर नहीं है, ये सिस्टमैटिक फॉर्म में दिया हुआ है। ये अब नॉर्मल इवेंट्स की वजह से डाटे में आ रहा है। प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री रिड्यूस ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। प्राइस इंक्रीज इन वार, डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, स्टूडेंट स्ट्राइक कर देते हैं, लड़ाई हो जाती है, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, किसी को करंट लग जाता है, ये सारी की सारी इरेगुलर कंपोनेंट्स में आएंगी। बी पार्ट है कंप्यूट द सीजनल इंडिसेस बाय यूजिंग रेशियो टू ट्रेंड मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब इसमें से आपने रेशियो टू ट्रेंड मेथड अप्लाई करके सीजनल इंडेक्स जो है वो मालूम करने। अब दूसरा इसमें एक थोड़ा सा पार्ट रह गया है, हमने उन मेथड्स का नाम भी लिखना है
जो सेकुलर ट्रेंड को मेजर करते हैं। फ्री हैंड मेथड है, सेमी एवरेज मेथड है, मूविंग एवरेज और लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर फिर आगे आपको दो टाइप्स मिलती हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर में y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आएगा, नॉन लीनियर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, लॉगरिथमिक इक्वेशंस आ जाएंगी। अब जो बी पार्ट है उसमें जो हमें डाटा दिया गया है, सबसे पहले हमने इस डाटे को लिखना है ईयर वाइज। 2015 में चारों क्वार्टर लिखे, फिर 2016 के चार, फिर 2017 के, 2018 के चारों क्वार्टर्स हमने लिख लिए। ये हमने एक लाइन के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन जो है लिख ली। अब हमने बनाना है एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रेंड मालूम करना है। तो ट्रेंड मालूम करने के लिए आपके पास बेटा एक्स का होना बेहद ज़रूरी है। अब 16 वैल्यूज़ हैं, तो 16 वैल्यूज़ में ये जो सेंटर वाली दो हैं यहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 ऊपर और नीचे यही वाली वैल्यू जो है ये प्लस के साथ आपने लिखनी। अब आपने एक्स की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया, फिर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, तो ये जो कॉलम आपके पास बनेंगे इन दोनों कॉलम्स को सम अप करके आपने ये रिज़ल्ट से बना लिए। अब हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन मालूम करते हैं, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो है ये हमारा लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड है। b के लिए फार्मूला यूज़ किया, a के लिए फार्मूला यूज़ किया, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई। यहाँ पर बेटा आपने x की कीमतें रखनी है, x की कीमतें रखें -15 -13 -11 एंड सो ऑन। तो इस तरह आपके पास ये y कैप का पूरा कॉलम जो है ये खुल जाएगा। y कैप का जब ये कॉलम आ गया, अब आपने क्या करना है जी, इसमें जो सीजनल रिलेटिव है वो डिज़ाइन करना है। तो y की वैल्यू को y कैप की वैल्यू पर डिवाइड करना है और 100 से ज़रब दे देनी है, ये कॉलम खुल जाएगा। 115 को 111.62 पे तकसीम करें, 100 से ज़रब दे दें, इस तरह ये कॉलम हमारा खुलने लग जाएगा। ये सारा कॉलम आपने बना लेना, इन वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ पे तकसीम करें और 100 से ज़रब दे दें। अब ये जो सीजनल रिलेटिव का कॉलम है इसको हम वापस शिफ्ट करेंगे और हम इससे मीन्स बना के चेक करेंगे हमारा 400 आता है कि नहीं आता। ये सीजनल रिलेटिव का जो कॉलम था उसको मैंने ईयर वाइज वापस शिफ्ट कर दिया, यानी 2015 में चारों क्वार्टर्स में हमने सीजनल रिलेटिव की वैल्यूज़ रखनी, इसी तरह 2016 की 4, 2017 की, 2018 की 4। यहाँ पर अब बेटा आपने लिया है मीन, तो मीन चूँकि एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट हो जाता है, इस वजह से ये जो स्टार लगा हुआ है वैल्यूज़ पे, इनको एक्सट्रीम वैल्यूज़ तस्वर करते हुए हमने निकाल दिया है। यानी हमने इन 3 को यूज़ किया, इन 3 को जमा किया, 3 पे तकसीम, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह इन 3 को जमा किया, 3 पे तकसीम, इन 3 को जमा किया, 3 पे तकसीम, इन 3 को जमा किया, 3 पे तकसीम। ये जो स्टार लगा हुआ है इनको मैंने ओमिट कर दिया। उसकी वजह ये है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो एक्सट्रीम नंबर से इफ़ेक्ट हो जाता है। अब इन चारों को सम अप करके देखें तो पहली स्टेज पर ही आपको ये 400 मिल रहा है, तो यही वाली वैल्यूज़ जो है ये हमारी फिर सीजनल इंडेक्स कहलाएंगी। 5वां क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय रिग्रेशन, रिग्रेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट। फिर दूसरा बी पार्ट है, कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन लाइन y/x फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब सबसे पहले हम रिग्रेशन को डिफ़ाइन करेंगे। रिग्रेशन जो है ये फ्रांसिस गाल्टन ने थ्योरी पेश की थी। द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन अदर वेरिएबल्स इज कॉल्ड रिग्रेशन। रिग्रेशन इज सेड टू बी सिंपल इफ़ वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन वन वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल सिर्फ एक पर डिपेंड करता है तो वो सिंपल रिग्रेशन कहलाएगा। इफ़ वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन ग्रुप ऑफ वेरिएबल इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। जैसे वेट जो है अगर हाइट पर डिपेंड करेगा तो ये सिंपल रिग्रेशन है। वेट जो है डिपेंड करती है वाटर पे, सीड पे, फर्टिलाइज़र पे, सॉइल पे एट्सेट्रा, तो इसे हम मल्टीपल रिग्रेशन कहेंगे। सिंपल रिग्रेशन की जो टाइप है वो ये वाली है और मल्टीपल रिग्रेशन की जो टाइप है वो ये वाली है। मॉडल इसका ये बनेगा। अब यहाँ पर B1 जो है ये रेट ऑफ चेंज है x1 की वजह से, B2 रेट ऑफ चेंज है x2 की वजह से, BK रेट ऑफ चेंज है xk की वजह से और ये रैंडम एरर है। ये आपका y इंटरसेप्ट है।
रिग्रेसेंट जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेसेंट, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, एंडोजीनियस वेरिएबल्स। A variable whose values associated with the independent variable is called a regression. Marks depends upon the study. तो यहाँ पर जो मार्क्स हैं ये हमारा रिग्रेसेंट है और स्टडी जो है ये हमारा रिग्रेसर है। ये जनरल मॉडल है। इसमें y जो है ये रिग्रेसेंट है और x जो है ये रिग्रेसर है। नेक्स्ट हमने बेटा डिफाइन करना है रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है ये बेसिकली स्लोप है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, रेट ऑफ चेंज है। रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिकेट द स्पेसिफिक चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दैट इज, ये ज़रा नोट करें कि जब आप x की कीमतें रखते हैं 1 2 3 तो आपके पास ये पहला आंसर 6 आ रहा है, दूसरा 10, फिर 14 आ रहा है। तो इनमें जो फ़र्क है नोट करें, ये 4 का फ़र्क है। ये 4 जो है यहाँ से स्लोप आया हुआ है, यानी ये रेट ऑफ चेंज है कि एक वेरिएबल में तब्दीली से दूसरे वेरिएबल में कितनी तब्दीली आएगी। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें आइडिया देता है। नेक्स्ट बेटा बी पार्ट में आपको ये डाटा दिया गया है। इस डाटा में से आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है और रिग्रेशन लाइन निकालना है। सबसे पहले आप ये जो x का कॉलम है इसका स्क्वायर लेंगे, ये y का कॉलम जो है इसका स्क्वायर ले लिया, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल गए, मैंने इनके सम जो है निकाल लिए। कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम ये कीमतें रख देंगे तो यहाँ से हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर मिल जाएगा। इसमें कीमतें पुटअप करने से ये हमारे पास 0.9935 आंसर आ रहा है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है क्योंकि +1 के करीब है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अब ये जो लाइन हमने निकालनी है इसमें b का फार्मूला हमारे पास है, इसमें कीमतें रखें और ये आंसर आ जाए। इसी तरह a का फार्मूला, इसमें कीमतें रखें तो ये आपके पास आंसर आ गया। y कैप जो है फिटेड ट्रेंड, a और b की जो वैल्यूज़ आपने निकालनी है वो रख दें तो ये आपका ट्रेंड जो है ये फिट हो जाएगा। फिटेड सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा y और x। नेक्स्ट बेटा आपने सेक्शन 2 को सॉल्व करना है। अब सेक्शन 2 में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसमें इक्वली लाइकली इवेंट्स को डिफाइन करना है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स को और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हमने डिफाइन करना है। सबसे पहले तो इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जिनके आने के बराबर बराबर चांसेस हैं। Two events are said to be equally likely if they having same chances of occurrence, that is this one. अगर आपने फेयर कॉइन टॉस किया है हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर आपने लूडो का जेन्युइन दाना रोल किया है तो हर फेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अगर आपने ताश का एक पत्ता ड्रॉ किया है तो उस पूरे पैक में से हर एक पत्ते की प्रोबेबिलिटी 1/52 है। ये हमारे पास इक्वली लाइकली की अजम्पशन है कि तमाम वैल्यूज जो हैं उनके आने के चांसेस बराबर होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं कि जिनको सम अप करें, जिनका यूनियन लें तो फिर आपको ओरिजिनल सैम्पल स्पेस मिल जाए। इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू द सैम्पल स्पेस। एज फॉर एग्जांपल ये आपके पास इवेंट ए है, ये बी है, ये सी है, इन तीनों का यूनियन लें तो देखें फिर से सैम्पल स्पेस आपके पास आ जाएगी। सो ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये ए बी सी है, अगर हम ये दीवारें गिरा दें तो हमें फिर से बॉक्स मिल जाएगा सैम्पल स्पेस। सिमिलर पैटर्न ये ए बी सी है, ये दीवारें गिरा दें तो फिर से आपको सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे की प्रोबेबिलिटीज़ को इफेक्ट नहीं करते। Events are said to be independent if they do not affect the occurrence of each other. For example, if die and coin toss collectively, the occurrence of coin do not affect the occurrence of die. सिक्के की occurrence हेड एंड टेल है, लूडो के दाने की occurrence 1 2 3 4 5 6 है। अगर आप इन दोनों को एक ही हाथ में पकड़ के टॉस कर दें तो ये आपके पास 12 पॉइंट्स हैं। अब इनमें से कोई एक पेयर आप स्टडी कर लें। इंडिपेंडेंट इवेंट की ये स्टेटमेंट है कि आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, दोनों इवेंट्स को ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं। हम ये इवेंट ए हेड को कहते हैं, इवेंट बी 6 को कहते हैं, तो इनको ब्रेक करके हेड एंड 6 की प्रोबेबिलिटी जो है इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। देखें हेड और 6 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से मिलेगी, हेड और 6 ये टोटल 12 पॉइंट्स हैं, 1/12 होगी। हेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ से मिलेगी 1/2,
और 6 की प्रॉबिलिटी यहाँ से मिलेगी 1/6, लेफ्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल है। नेक्स्ट है बी पार्ट। A certain carton of eggs has 3 bad eggs and 9 good eggs. An omelette is made of 3 eggs chosen at random from the carton. What is the probability that there are no bad egg, at least 1 bad egg, exactly 2 bad egg? अब ये देखें कि आपके पास कार्टून के अंदर, उस डिब्बे के अंदर जो बैड एग्स हैं उनकी तादाद है बेटा 3, गुड है 9 टोटल है 12, इनमें से आपने 3 निकाले तो आपकी सैम्पल स्पेस के अंदर 220 पॉइंट्स हैं। इवेंट ये है नो बैड एग चूजन, कोई भी ख़राब अंडा नहीं आया, इसका मतलब तीनों के तीनों सही वाले हैं। तो 3C0 9C3 इसको सॉल्व करें 84/220 यानी फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस से ये आंसर मिल गया। फिर है एटलीस्ट 1 बैड एग, कम से कम एक ख़राब अंडा आता है, हमने ये प्रॉबिलिटी निकालनी है तो 1 - b < 1 जो है ये निकाल दें। अब कोई भी अंडा ख़राब ना हो, इन 0 बैड एग की प्रॉबिलिटी आपने निकाली हुई है, इसे 1 में से माइनस कर दें। आप नोटिस करें यहाँ पर b > 1 है, यानी हमने 1 2 3 निकालना है, ये वाली प्रॉबिलिटी निकालनी है। तो टोटल प्रॉबिलिटी 1 है, 1 में से ये 0 वाला पीस जो है ये आप माइनस कर दें, तो बाकी आपके पास वो रिक्वायर्ड रह जाएगी। सी इवेंट है एग्जैक्टली 2 बैड एग। अब 2 अंडे अगर ख़राब आते हैं तो 3 में से 2 9 में से 1, क्योंकि आपने 3 निकाले हैं, 3 आपने बेटा पूरे करने हैं। इनको सॉल्व करें 27 आ गया, 27/220 फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस से ये आंसर मिल जाएगा। सी पार्ट है लेट ए बी द इवेंट दैट ए फैमिली हैज़ चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस और बी द इवेंट दैट द फैमिली हैज़ एट मोस्ट 1 बॉय। इफ़ द फैमिली इज़ नोन टू हैव 3 किड्स शो दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पर देखें कि 3 बच्चों वाली फैमिली को आप स्टडी कर रहे हैं। इवेंट ये है जिसमें दोनों सेक्सेस के बच्चे मौजूद हैं, यानी बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं। और इवेंट बी जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का है। इन दोनों को आपने समझना है, तो इससे फिर हम ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें जो आपके पास सैम्पल स्पेस आई है 3 बच्चों की सूरत में, तो 2 की पावर 3 8 पॉइंट्स हैं। 4 दफ़ा बॉयज़ लिखा, 4 दफ़ा गर्ल, 2 दफ़ा बॉय, 2 दफ़ा गर्ल, 1 दफ़ा बॉय, 1 दफ़ा गर्ल, इस तरह आपके पास ये 8 पॉइंट्स बन गए। इवेंट ये है फैमिली हैविंग बोथ सेक्सेस। अब इसमें दोनों सेक्सेस के बच्चे हैं। दोनों सेक्सेस के बच्चों से मुराद ये है कि ये वाला पहला इवेंट आउट हो जाएगा और ये वाला इवेंट आउट हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ हैं, यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स हैं, तो बाकी वाले 6 जो हैं ये इवेंट ए में हैं। फैमिली हैविंग एट मोस्ट 1 बॉय, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का है, इसका मतलब एक या एक से कम, तो एक लड़का है या एक से कम लड़के हैं, तो यहाँ पर दूसरा इवेंट आपके पास आ जाएगा। ये इवेंट ए की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये इवेंट बी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इनमें कॉमन पार्ट आपके पास ये आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इनका कॉमन पार्ट 3/8। अगर ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरह। यहाँ पर कीमतें रखें 3/8, ये प्रोबेबिलिटी 6/8 और ये 4/8। इनको सॉल्व करके देखें ये 3/8 लेफ़्ट राइट के इक्वल आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इवेंट ए जो है वो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। क्वेश्चन 7 है स्टेट एंड प्रूव एडिशन थ्योरम फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी। अब यहाँ पर हमने एडिशन लॉ जो है ये प्रूव करना है। If A and B are any 2 events based on the same sample space, तो फिर हमने ये 2 थ्योरम प्रूव करना है, एक ये वाला है एक ये वाला है। जो ऊपर वाला है ये उस सूरत में अप्लाई होगा जब इवेंट्स हमारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और ये वाला उस सूरत में अप्लाई होगा जब हमारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जिनमें कोई चीज़ कॉमन आ जाती है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करनी है। ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का केस है। ये जो इवेंट ए है इसमें से अगर ये शेडेड एरिया हम निकाल दें तो बाकी ये वाइट पोर्शन हमारे पास रह जाएगा।
इस वाइट पोर्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए आता है और बी एब्सेंट है। सिमिलर पैटर्न ये पूरे बी में से ये शेडेड एरिया निकाल दें तो ये वाला जो वाइट है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ बी आता है, ए एब्सेंट है, ये शेडेड एरिया को हम इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। अब हम ए और बी जो कि यहाँ पर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की केस है, हम इन दोनों इवेंट्स को 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की सूरत में लिखते हैं। ये वाला वाइट पोर्शन, ये शेड पोर्शन और फिर ये वाइट पोर्शन, इन तीनों को इकट्ठा कर लें तो ये यूनियन बी के इक्वल है। ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो आप नोट करें कि ए यूनियन बी को हमने 3 इवेंट्स के यूनियन में लिख दिया। जब आप इस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तो ये यूनियन जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। इनको ब्रेक करें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। दूसरी खास बात ये कि ये उस सूरत में है जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, यानी इवेंट्स आपके नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अगर ये दोनों इवेंट्स जो हैं इनमें कोई चीज़ कॉमन ना होती, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस होता है इस तरह का, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो कॉमन पार्ट है ये होल्ड नहीं कर रहा, तो फिर इसकी जगह पर हमने लिखना था 0, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, तो ये फिर आपका दूसरा थ्योरम भी प्रूव हो जाएगा। बी पार्ट है। अब बी पार्ट में कहता है कि ए बैग कंटेन 3 रेड 2 वाइट बॉल एंड अदर कंटेन 2 रेड एंड 5 वाइट बॉल। ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, आपने एक बैग निकाला, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट एंड पुट इनटू द अदर, उसमें से एक बॉल निकाला और उसे दूसरे में डाल दिया। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब का क्वेश्चन है 6.53। अब यहाँ पर सिचुएशन इस तरह है कि 2 बैग हैं ए और बी, उनमें ये पोजीशन है बॉल्स की। आपने पहले एक बैग निकालना है, फिर उसमें से बॉल निकाल के उसे दूसरे बैग में डाल देना है, फिर दूसरे में से भी एक बॉल निकालना है, तो इस तरह आपके टोटल 2 बॉल निकले। आपने ये बताना है कि दोनों का रंग सेम है। अब जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनती हैं वो पहले हम लिखते हैं। फ़र्ज़ करें बेटा ए बैग सेलेक्ट हुआ, उसमें से रेड बॉल निकला, ये 1 जो है ये इंडिकेट करता है कि पहले बैग का रेड है, तो फिर दूसरे में से भी आपने रेड निकालना है। ये R2 इंडिकेट करता है दूसरे का रेड। या बैग ए सेलेक्ट हुआ, उसमें से वाइट निकला, तो फिर दूसरे में से भी वाइट निकलेगा। या बैग बी सेलेक्ट हुआ, उसमें से रेड निकला, तो फिर पहले में से भी आप रेड निकालोगे। या बैग बी सेलेक्ट हुआ, उसमें से वाइट निकला, तो फिर आपने पहले में से भी वाइट लेना है। अब जब आप इस पर प्रॉबिलिटी अप्लाई करेंगे तो ये जो और है इसकी वजह से प्लस आ जाएगा। इसको मज़ीद ब्रेक करें, इसको जब आप मज़ीद ब्रेक करेंगे तो ये चूँकि 1/1 स्टेटमेंट में आ रहा है इसलिए इस तरह ये ब्रेक होगा। प्रॉबिलिटी ऑफ ए रेड 1 ओवर ए रेड 2 ओवर ए इंटरसेक्शन रेड 1। ये जो बटे में आता जा रहा है ये इस बात का इंडिकेटर है कि पहले ए बैग निकला, फिर ए बैग और उसका रेड निकल गए। पहले ए बैग निकला, फिर उसका वाइट निकला, फिर वाइट 2 निकला इस शर्त पे कि ए और उसका वाइट निकल चुके हैं। सिमिलर पैटर्न ये फॉर्म है। अब बेटा आपने रखनी है कीमतें, ये समझना आपने। पहले आपने बैग की प्रोबेबिलिटी रखी 1/2। अब इसमें से रेड निकला, रेड यहाँ पर है 3/5। अब ये रेड जब इसमें शिफ्ट होगा तो यहाँ पर कर देगा 3, यहाँ पर करेगा 8, तो 3/8। अब बैग पहला ही सिलेक्ट हुआ है तो उसमें से आया वाइट 2/5, ये आ गया। जब ये वाइट इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर 6 बना देगा, यहाँ पर बनाएगा 8, तो फिर यहाँ से वाइट निकलेगा 6/8। नेक्स्ट देखेंगे अगर बैग दूसरा सिलेक्ट होता है, यानी जो अब बैग है वो दूसरा सिलेक्ट हुआ बी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, उसमें से रेड आया 2/7, तो ये रेड जब ऊपर जाएगा यहाँ पर 4 कर देगा, यहाँ पर 6 करेगा, तो 4/6। इसी तरह बैग दूसरा सिलेक्ट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, उसमें से वाइट आता है 5/7, तो फिर ये वाइट जब ऊपर आएगा यहाँ पर 3 बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा 6, तो 3/6। इनको आपने सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करेंगे तो पहली फॉर्म ये बनेगी, दूसरी फॉर्म ये, फिर तीसरी और देन ये। इनको सॉल्व करना आपने, ये पॉसिबल आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी पार्ट।
3 cooks ABC bake a special kind of cake with respective probabilities. ये probabilities हैं कि उनका केक ख़राब हो गया, fail to rise, फूला नहीं है. In the restaurant where they work, A bakes 50% cake, B bakes 30%, C bakes 20%. What proportion of failure caused by A? आपने उन केक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ख़राब हैं और वो ए ने बनाए हैं. अब यहाँ पर देखें कि 3 कुक हैं जिन्होंने केक बनाया है. लेट कर लें ए, केक मेड बाई कुक ए, केक मेड बाई बी, केक मेड बाई सी कुक. अब ये इनके केक बनाने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं. ए ने 50% बनाए, बी ने 30%, सी ने 20%. डी जो है ये एक इवेंट हमने बनाया कि केक ख़राब हो गया. केक ख़राब है और वे के हाथ का बना हुआ है, केक ख़राब है और बी के हाथ का बना है, केक ख़राब है और सी के हाथ का बना हुआ है. यानी ये केक के ख़राब होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं. इस डायग्राम में देखें, वेन डायग्राम में ए बी सी 3 कुक हैं, इन्होंने जो केक बनाए और ये डी जो है डिफेक्टिव केक शो कर रहा है. अब जब भी डी आएगा तो साथ में इनमें से एक कम अज़ कम ज़रूर आएगा. तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हमने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस शर्त पे कि इसने डिफेक्टिव केक बनाया. तो ए ऊपर आ गया, डी ओवर ए नीचे तीनों पॉसिबिलिटी, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ओवर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ओवर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ओवर सी. यहाँ पर आपने कीमतें रखनी हैं. ये सारी कीमतें आपके पास पड़ी हुई हैं. ये कीमतें जो हैं यहाँ पर आप रख दें और इसको सॉल्व करें, ये आपका एंड रिजल्ट आ जाएगा. क्वेश्चन 8 है. अब 8th क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बिटवीन जॉइंट, मार्जिनल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी है मार्जिनल, जॉइंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की. Joint probability distribution is the probability distribution of 2 or more random variables defined on the same sample space is called joint probability distribution. एक ही sample space में से 2 या 2 से ज़्यादा random variables का probability distribution जो है वो joint probability distribution कहलाता है. अब यहाँ पर देखें कि ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये इन 3 प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करेगा. तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 आता है. सिमिलर पैटर्न मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से हमने ये मार्जिनल निकाली है फॉर 2 रैंडम वेरिएबल्स कन्वर्टेड इनटू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन Gx एंड Hy बाय अप्लाइंग सुमेशन एस. अब जब आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर x की सुमेशन अप्लाई करेंगे तो इससे y का मार्जिनल निकलेगा और जब आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर y की सुमेशन अप्लाई करेंगे तो इससे x का मार्जिनल निकलेगा. यहाँ पर देखें आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर y का समेशन अप्लाई किया तो ये मार्जिनल ऑफ x आ गया. यहाँ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपने x का समेशन अप्लाई किया तो ये मार्जिनल ऑफ y है. अब ये दोनों जो मार्जिनल निकले हैं, दोनों मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेंगे. अगर इनमें से कोई एक भी पूरी नहीं होती तो फिर वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है. नेक्स्ट है conditional probability distribution. 2 random variable x and y having the joint probability distribution. Conditional probability distribution of x given y and y given x is defined as. ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म है. यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो मार्जिनल ऑफ y और ये मार्जिनल ऑफ x है ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए. अगर ये ज़ीरो हुए तो फिर ये डेफिनेटली इन्फिनिटी में चला जाएगा. बी पार्ट है इफ़ एफ एक्स, ये आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x का PMF दिया गया, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन. इसमें से मीन और वेरिएंस आपने मालूम करना है. अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर x की कीमतें रखेंगे 2, 3, 4 अप टू 12. तो इससे हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये खुल जाएंगी. ये मैंने कीमतें रख के ये वैल्यूज़ जो हैं ये निकालनी है. यहाँ पर x की कीमतें रखते जाएँ, ये वैल्यू सारी की सारी खुल जाएंगी.
अब ये ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ पर जब आप 9 रखेंगे 7 माइनस 9 से आंसर आएगा -2। ये मॉड जो है उस -2 को कर देगा +2, फिर 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आंसर होगा और ये 9 की प्रोबेबिलिटी 4/36 होगी। सिमिलर पैटर्न सारी वैल्यूज़ आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने बेटा इन x की वैल्यूज़ को इस प्रोबेबिलिटी के कॉलम से ज़रूर देनी है, ये कॉलम खुल देगा। फिर x की वैल्यूज़ को स्क्वायर करके इस प्रोबेबिलिटी के कॉलम से ज़रूर देंगे, ये कॉलम आ जाएगा। इनको सम अप कर लें, इनके सम अप से आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकाल लिया और वेरिएंस ऑफ x, ये कीमतें जो हैं ये आपने निकाली हुई हैं, ये कीमतें रखें, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा C। लेट x एंड y हैव द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो इसमें से बेटा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है और फिर चेक करना है कि x और y जो है ये इंडिपेंडेंट है। तो ये जो आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसमें से मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x हम निकालेंगे तो इसके ऊपर y की लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी y की वैल्यूज़ हम रख देंगे। ये जो जॉइंट है, जॉइंट फंक्शन, इसके ऊपर y की कीमतें रखें। y की कीमत 1 2 3 रखने से ये खुल जाएगा। इसको सॉल्व करें, ये आपके पास एंड रिजल्ट आ जाएगा x/11। यहाँ पर x की ये कीमतें रखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिनल खुल जाएगा। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। यहाँ पर अब आपने जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर x की लिमिट या x की वैल्यूज़ रखनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखें 2 4 5, ये खुल जाएगा। इसको सम अप करें, ये फॉर्म आ गई। मज़ीद इसको ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि हमारे दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। अगर ये दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो इस जॉइंट फंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं इनके इंडिविजुअल फंक्शन के प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन और ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन x का, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन y का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए लेफ्ट राइट के इक्वल आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि x और y जो है ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। 9 क्वेश्चन है, डिफाइन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्राइव इट्स मीन एंड वेरिएंस। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है और फिर हमने इसका मीन और वेरिएंस ड्राइव करना है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर कंडीशन n नंबर ऑफ ड्राइव्स सफिशिएंटली लार्ज, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, और इनसे बनने वाला, इन दोनों को ज़रूर दें तो इससे बनने वाला जो मीन है 0.05 से लेके 15 के दरमियान है। तो फिर आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास लैम्डा जो है इसकी कीमत NP के इक्वल है। तो यहाँ x की कीमतें रखें 0 1 2 3, ये आपको वैल्यूज़ दे देगा प्रोबेबिलिटीज़। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग ओनली वन पैरामीटर दैट इज लैम्डा मेड बाय n into p। अब इसकी आपने डेरिवेशन करनी है मीन और वेरिएंस की। डेरिवेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस के लिए बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है इसके इक्वल है यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ये जो पॉइसन का फंक्शन है वो रखा, इसकी रेंज है 0 to इन्फिनिटी, इसमें से एक रकम आप बाहर निकालना है। तो ये जब एक रकम बाहर निकलेगी तो बाकी आएगा x इंटू x माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये x से काट दें, ये जो रकम यहाँ पर है वही यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये रकम यहाँ शिफ्ट करने के लिए मैंने लैम्डा से ऊपर नीचे ज़रब दे दी है। अब ये वाला लैम्डा बाहर आ जाएगा और ये ऊपर जाके इसमें अटैच हो जाएगा। यहाँ पर रेंज अब इसकी होगी 1 to इन्फिनिटी। यहाँ पर कीमत रखें x की 1 2 3, ये सीरीज़ खुल जाएगी। मैथमेटिक्स के अंदर जो ये वाली सीरीज़ है ये e की पावर लैम्डा के इक्वल है, इसको इसके साथ अटैच कर लें, e की पावर 0 मतलब 1, तो ये लैम्डा आपका आंसर आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आपने निकालना है फॉर वेरिएंस। यहाँ पर x स्क्वायर की जगह पर आपने ये वाली स्टेटमेंट रखी, इसको अंदर ज़रूर दें, काटेंगे तो ये x स्क्वायर फिर से आ जाएगा। अब ये वाली कीमत जो है यहाँ पर रखें और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करवा लें। ये इतना हिस्सा जो है ये आप प्रूव कर चुके हैं जो कि लैम्डा के इक्वल आया है, ये भी हमने प्रूव किया है। इसको अब नए सिरे से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही साथ हम चलाते जाएंगे। हम सिर्फ इतना पार्ट जो है इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने अपने PMF में से जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है इसमें से दो रकमें अब निकालनी है। यहाँ पर देखें ये दो रकमें पड़ी हुई हैं, तो x के फैक्टोरियल में से दो रकमें बाहर निकालना है। x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये दोनों काटें।
पहले रेंज 0 टू इन्फिनिटी थी, 2 रकमें निकलने से ये 2 टू इन्फिनिटी हो गई, ये फॉर्म आपके पास आ गई। अब जो रकम इधर है उसे ऊपर शिफ्ट करने के लिए मैंने लैम्डा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है। ये वाला लैम्डा स्क्वायर जो है ये बाहर आ जाएगा और ये ऊपर जाके इसमें अटैच हो जाएगा, ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। ये प्लस लैम्डा साथ साथ वैसे ही आ रहा है जो आपने पहले प्रूव किया हुआ है। अब बेटा आपने x की जगह पर रखना है 2, 3, 4, ये सीरीज़ खुल गई। अब इस सीरीज़ को हम लिख सकते हैं e की पावर लैम्डा। अब ये वाला लैम्डा जो माइनस में है और ये प्लस में, इन दोनों को अटैच कर लें, ये 0 होके 1 हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, आंसर आ गया। तो वेरिएंस ऑफ x जो है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसकी कीमत ये है और इसकी कीमत लैम्डा का स्क्वायर, इनको काटेंगे फिर आपके पास लैम्डा ही आंसर होगा। बी पार्ट में है द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन द इंडस्ट्री सच दैट वर्कमैन have 20% chances of suffering from it. What is the probability out of 6 working men? Not more than 2, 4 or more will catch the disease. जहाँ पर लोग काम करते हैं वहाँ पर कुछ पेशा वराना बीमारियाँ भी लग जाती हैं, जिनमें 20% चांसेस हैं कि जहाँ पर जो बंदा काम कर रहा होता है वहाँ पर उसे कोई ना कोई डिजीज़ लग सकती है। जैसे जो लोग चमड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम कोई ना कोई हो जाती है। इसी तरह जो लोग पावर लूम्स पे काम करते हैं तो दागे के रेशे जो हैं वो सांस के ज़रिए उनके लंग्स में चले जाते हैं और उनको लंग्स कैंसर हो सकता है। इसी तरह जो लोग टीचिंग से वाबस्ता होते हैं उनको बोलने की बीमारी लग जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़ ये 20% है और डिजीज़ ना हो ये 80% है। ये पी हो गया, ये क्यू, एन आपके पास 6 है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रखें। आपका वेरिएबल एक्स जो है वो नंबर ऑफ़ वर्कर्स को शो कर रहा है जिनको कोई ना कोई बीमारी लग गई है। पहली प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है x लेस देन इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 0 + 1 + 2। ये आपने तीनों प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ से निकाली। पहले 0 रखा x की जगह पर, फिर 1 रखा, फिर 2। इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास एंड रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह अब आपने प्रोबेबिलिटी बेटा निकालनी है कि 4 और मोर विल कैच द डिजीज़। 4 या 4 से ज़्यादा लोग हैं जिनको बीमारी लगी है। तो x की वैल्यू 4, 5 और 6, उसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर x की जगह पर 4 रखें, फिर 5, फिर 6, इसको सॉल्व करें, ये आपके पास एंड रिज़ल्ट होगा। सी पार्ट है डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ वाइट बीड्स अमंग 5 बीड्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बाउल कंटेनिंग 4 वाइट एंड 7 ब्लैक। यूज this to compute the mean and variance and check the result by using formula। ये बीड्स जो है ये मोती हैं छोटे छोटे, जो छोटी बच्चियां बालों में लगाती हैं। तो 4 वाइट हैं, 7 जो है वो ब्लैक कलर के हैं, 5 आपने निकालना है। अब यहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करेंगे और इसके लिए ये बात ध्यान निश्चित रखनी है, जो उसने डिमांड किया है वो के है। वाइट कलर के बीड उसने मांगे हैं तो वाइट आपका के होगा। ये फिर n माइनस के और ये कैपिटल N एंड स्मॉल n, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इस फंक्शन के अंदर रखें, ये आपके पास खुल जाएगा। x की वैल्यू रखें 0, 1, 2, 3, 4। तो इससे ये आपके पास टेबल खुल जाएगा। प्रोबेबिलिटी से खुल गई। आपने x की तमाम वैल्यूज़ को इन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रूर दें, ये कॉलम आ जाएगा। इनको सम अप करें और फिर आपने बेटा मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। अब इनकी आपने वेरिफिकेशन करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है n k ओवर कैपिटल N है। n की वैल्यू 5, k की वैल्यू 4 ओवर 11। ये दोनों आंसर तकरीबन बराबर है। सिमिलर पैटर्न वेरिएंस ऑफ x जो है वो इस फार्मूले के इक्वल है। यहाँ पर k, n और स्मॉल n की कीमतें रखें, ये रिजल्ट्स दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 10। एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द PDF। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको दिया है, इसमें से ए निकालना है, फिर मीन और वेरिएंस आपने मालूम करना है। सबसे पहले आप इस PDF का ए मालूम करेंगे, तो इसको पहले अंदर ज़रूर दे दें। 3 को x से, फिर 3 को 5 से, x को s से, फिर x को 5 से। ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये फंक्शन है जो हमने यूज़ करना है। तो इसके एग्जैक्ट होने के लिए, फंक्शन के एग्जैक्ट PDF होने के लिए ये 3 शर्तें हैं। तीसरी वाली को हम चेक करते हैं। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर 3, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर 5, fx की जगह पर ये वाली वैल्यू। इसे अब आप सॉल्व करें।
ये ए मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया है, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 15x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स की पावर 3/3। पहले मरहले पर बेटा एक्स की जगह पर आपने रखना है 5, फिर एक्स की जगह पर रखना है 3। जब आप ये नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो साथ में माइनस से ज़रब देनी, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। इस सारे को आप सॉल्व करते जाएं, एंड रिज़ल्ट आपके पास ए का आ जाएगा 3/4। ए की ये वैल्यू है जिसके मुताबिक ये फंक्शन आपका प्रॉपर पीडीएफ है। अब आपने बेटा निकालना है मीन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है इसके इक्वल है एक्स की कीमत, इसको एफ एक्स से ज़रब देनी है। लोएस्ट लिमिट 3, मैक्सिमम लिमिट 5 है। 3/4 जो है बाहर निकाल लें, इसे एक्स को इससे ज़रब दी, इससे ये फॉर्म आ गई। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रल एक्स की पावर 4/4। फिर आपने एक्स की जगह पर 5 रखा, दैन ये 3, जब 3 रखेंगे साथ में माइनस से ज़रब देनी, ये पहली वैल्यू माइनस की, दूसरी दोनों प्लस की हो जाएंगे। इसको सॉल्व करें, ये 4 आपके पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट बेटा आपने निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का होना लाजमी है। यहाँ पर एफ एक्स की कीमत रखें। अब ये एक्स स्क्वायर को पहले अंदर ज़रब दे दें, ये फॉर्म आ गई। इसका इंटीग्रल लें, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 3 का इंटीग्रल एक्स की पावर 2 का इंटीग्रल एक्स की पावर 5 का इंटीग्रल। अब आपने एक्स की जगह पर पहले 5 रखा, फिर आपने 3 रखा। जब नीचे वाला 3 रखना है तो साथ में माइनस आएगा, ये पहली माइनस की, दूसरी दोनों प्लस की हो जाएंगी। ये कीमतें रखी हैं, इनको सॉल्व करें, ये 16.2 आंसर आ रहा है। और वेरिएंस के लिए अब ये फार्मूला यूज़ करें, ये आंसर हमारा वेरिएंस का आ जाएगा। बी पार्ट में आपने डिफ़ाइन करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और फिर इनकी कोई 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बयान करनी है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, normal distribution is also called Gaussian distribution. Normal distribution is the limiting form of binomial distribution when n number of trial is very large and neither p probability of success nor q probability of failure is very small. PDF ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा नॉर्मल का ओरिजिनल PDF है। अगर हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल में ले जाएं तो ये फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले ये कि इसकी रेंज -∞ टू प्लस है। दूसरी, इसकी जो शेप है वो म्यू और सिग्मा पर डिपेंड करती है। ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन जो है ये 0 है। मीन डेविएशन इसके इक्वल है, क्वार्टर डेविएशन इसके इक्वल है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर नॉर्मल कर्व अपनी शेप बदलती है, उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये म्यू प्लस माइनस सिग्मा से मिलता है। मेजर ऑफ सिक्योनेस β1 0, मेजर ऑफ कर्टोसिस β2 3। इस लिमिट के अंदर इतना डाटा है, इस लिमिट के अंदर 95.45% डाटा है, इस लिमिट के अंदर 99.73% डाटा है। सी पार्ट है in a normal distribution with mean 47.6, standard deviation 16.2, find the probability that a single observation will be larger than 50. 2 points such that the observation having 97% area falling between them. सबसे पहले आपने एक प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। ये म्यू और सिग्मा आपको दिया गया, x ग्रेटर देन 50 की प्रोबेबिलिटी निकाला है। तो इस 50 को आपने z में कन्वर्ट करना है। 50 में से मीन निकाला, सिग्मा पे डिवाइड कर लिया, ये आपके पास z आ गया। जो हमारा टेबल है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, वो ग्रेटर की प्रोबेबिलिटीज़ को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करता है, इसे आपने 1 में से निकाल देना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये 1 माइनस दिस 1। अब इसकी वैल्यू जो है ये आपको टेबल में से मिलेगी, ये वाली। ये क्यूमुलेटिव टेबल में से वैल्यू ली और 1 में से निकाल दिया, ये हमारा एंड रिजल्ट है। अब बेटा आपने 2 पॉइंट्स निकालने हैं जिनमें 97% एरिया। अब इस डायग्राम में देखें, इस ए से छोटी वैल्यू और ए से लेके बी तक और बी से बड़ी वैल्यू, इन तीनों को सम अप कर लें तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 है। यानी ये आपके पास 97% है। प्रोबेबिलिटी x लेस देन ए और बी के दरमियान, और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन बी, ये 1 है। इसकी कीमत 97 है, इसको उठा के इधर ले आए। अब ये दोनों का सम ये है, तो हम इन दोनों को आधा आधा दे देते हैं। यानी ये 0.05 को 2 पे तकसीम करें, एक हिस्सा ए को दे दिया, एक हिस्सा आपने बी को दे दिया। अब आपने इसको सॉल्व किया, a माइनस 47.6 ओवर 16.2, यानी म्यू माइनस सिग्मा पे डिवाइड किया। तो इसको सॉल्व किया, ये आपके पास एंड रिजल्ट बन देगा। ये फंक्शन जो इस तरफ आके इन्वर्स हो गया। अब इन्वर्स के टेबल में से आपने वैल्यू ली है, ये वैल्यू आपके पास आ गई।
16.2 से मल्टीप्लाई करें, 47.6 को उठा के ले आए, ये प्लस का हो गया, इसको सॉल्व करें, ये ए का आंसर है। सिमिलर पैटर्न बेटा आपने ये जो बी वाला इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इसे 1 में से निकालना है। 1 में से निकालने से ये आ जाएगा 0.985। इसको जी में कन्वर्ट करें, 47 माइनस किए, 0.6 माइनस किया और 16.2 पर डिवाइड किया, ये जी बन गया। अब ये जी जो है ये फंक्शन का इन्वर्स इस तरफ आके, तो ये इन्वर्स के टेबल से आपने वैल्यू ली है, सेम वैल्यू है जो इधर है, फ़र्क सिर्फ ये कि ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है। ये 16.2 से इसे मल्टीप्लाई करें, 47.6 को उठा के इधर ले आए, ये एंड रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट किया है 2022 का ए पेपर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।